हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स आ चुकी है आंख वाली, उस आई दृष्टि करंट अफेयर्स की हम आज नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, मतलब कि राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू बेस होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से देखना है विदाउट स्किप किए, जिससे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहे। पहला क्वेश्चन आता है कि 21 जून को 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में कहां पर भाग लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वें वाला मनाया गया है, कहां पर भाग लिया? तो आपका ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहां पर? तो कोलकाता में भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जिस तरह से हम नेशनल करंट अफेयर्स लगा रहे हैं ना, उसी तरह से आपके इंटरनेशनल इकोनॉमी साइंस भी आएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो भारत बिल्डकॉन 2026 का जो आयोजन है कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में किया गया था। ए ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बिल्डकॉन 2026 का मुख्य विषय, मतलब कि थीम क्या थी। तो भारत बिल्डकॉन 2026 की जो थीम थी, इसकी बात की जाए तो आप कहेंगे वन नेशन वन एक्सपो। क्या थी? वन नेशन वन एक्सपो जो है आपकी थीम रही थी किसकी? भारत बिल्डकॉन 2026 की। सी ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण दूसरे ए को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा किसके? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो है आपके चरण सेकंड के ए को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जून 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप कहेंगे डी के शिव कुमार। कौन बने हैं? डी के शिव कुमार जो है कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी के शिव कुमार ने से ठीक पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे। तो डी के शिव कुमार तो बनाएगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इनके पहले कौन थे बात आ जाए तो आप कहेंगे सिद्धार्थ मैया थे। कौन थे? सिद्धार्थ मैया थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इनके बाद कौन बनी है सिद्धार्थ मैया के बाद? तो डी के शिव कुमार जी बने हैं। इसी तरह भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन क्या कहेगा? 100वां रामसर स्थल जिसे घोषित किया गया है वो आपके नंबर कौन सा है? 100वां रामसर स्थल है और आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार स्थित है। तो भाई 100वां है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन किस जिले में है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बात कहेंगे 100वां रामसर स्थल है, और यह आपके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बलिया डिस्ट्रिक्ट से है संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 100वां रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका क्या पता जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ना आए तो ऑप्शन आ जाए सुरहा ताल। तो आप कहेंगे सुरहा ताल भी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है स्थित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य का अन्य नाम क्या है? आप कहेंगे सुरहा ताल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि मई 2026 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी की है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए? आपका ऑप्शन रहेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को जारी किया गया है। 1 मई 2026 को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो भारत का पहला है पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य है, किसे घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य को घोषित किया गया है। किसको? सिक्किम राज्य को घोषित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सभी को पता है, सी जोसेफ विजय बने हैं। क्या कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय बने हुए हैं। ये पहले अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे। सी जोसेफ विजय जो है आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सीएम बने हैं। मई 2026 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण किया हुआ है? तो असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार आपकी शपथ ग्रहण करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? आपका ऑप्शन रहेगा कौन से हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केरल के नए मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। कौन से? केरल। अच्छा, केरल का भी नाम चेंज हो गया, आप सभी को पता होगा। केरल का नाम जो है आपका, केरल का जो नाम है आपका
केरलम हो चुका है। क्या हो चुका है? केरलम हो चुका है। और केरलम के नए सीएम कौन बने हैं? बीडी सतीशन। कौन बने हैं? बीडी सतीशन को केरल के आपके नए सीएम के तौर पर जो है चुना गया है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई? आप कहेंगे 4। 4 लोगों की स्वीकृति प्रदान यहाँ पर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी हो जाएगी? तो अभी तक जितने थे वो तो चलो ठीक थे, लेकिन अभी कितने बड़े हैं? 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब कितने न्यायाधीशों की संख्या जो है हो जाएगी? तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे आपके 37 न्यायाधीश हो जाएंगे। किसको छोड़कर? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। अगर हम इसमें से सीजीआई को भी ऐड कर लिया जाए तो आपके टोटल जो है 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। याद रखना है कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। अगर सीजीआई को मिला लिया जाए, सीजीआई के अलग कर दिया जाए तो 37 न्यायाधीशों की बात यहां पर सामने आपके आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास की खेती को शुरू करने के लिए नया मिशन की मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? तो आप कहेंगे आपका कपास उत्पादकता मिशन। किसके? कपास उत्पादकता मिशन के द्वारा जो है आपकी कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन रहेगा 5,659.22 करोड़ रुपए, मतलब कि 5659.22 करोड़ रुपए की जो है आपकी कपास उत्पादकता मिशन के लिए राशि को निर्धारित यहाँ पर किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को किस राज्य की यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर गुजरात। गुजरात के भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यात्रा की गई और गुजरात के दौरान ही जो है आपकी कई योजनाओं का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री गुजरात की यात्रा के दौरान गांधीनगर में एक विशेष संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन रहेगा सम्राट संप्रीति संग्रहालय। कौन सा है? सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मई 2026 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यसमूह है ना, ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्कशिप ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजन की गई थी? आपका ऑप्शन रहेगा इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यसमूह की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजन जो है की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा 26 मई 2026 को अधिसूचित नए नियमों का नाम क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 जो है नए नियमों के तहत 26 मई 2026 को अधिसूचित नए नियम किए गए हैं। आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स 2026 की यहाँ पर बात सामने आई है। इसी तरह राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत बोर्ड में कितने सदस्य शामिल होंगे? तो आप कहेंगे बोर्ड में एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे, टोटल आपके 3 सदस्य होंगे। कितने होंगे? राष्ट्रीय खेल बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 2 आपके सदस्य होंगे। मई 2026 में शुरू की गई सार्थक पीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्थक पीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, किसके लिए है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर बनाने के लिए, पीडीएस जो आपका राशन वगैरह मिलता है उससे बेहतर बनाने के लिए आपकी सार्थक है पीडीएस स्कीम को जो है उद्देश्य से बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस योजना पर कुल कितना बजट खर्च करेगी? तो सार्थक पीडीएस योजना के तहत केंद्र सरकार कितना बजट खर्च करेगी? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 25,530 करोड़ रुपए का बजट जो है आपके सार्थक पीडीएस योजना के तहत खर्च जो है किया जा रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट। सार्थक पीडीएस योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो आप कहेंगे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसे हम कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं, सीसीईए के द्वारा सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस रेल खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? स्वदेशी रूप से हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन किस रेल खंड पर चलाने की मंजूरी मिल गई है? आप कहेंगे जिंद सोनीपत। कहां पर बात की जा रही है? हरियाणा राज्य में बात की जा रही है। जिंद सोनीपत में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। समान नागरिक संहिता यूसीसी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विधेयक है 2026 पारित करने वाला असम का कौन सा राज्य बना है?
असम जो है आपका तीसरा राज्य बना हुआ है। 3 पहले और कौन से यूसीसी को लागू करने वाले राज्य हैं? कमेंट करके कोई बता सकता है बताइए। आपका एक उत्तराखंड है, दूसरा गुजरात है, तीसरा आपका असम राज्य होगा। क्या मैंने सही बताया है? कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मई 2026 तक कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा खातों का रिकॉर्ड जो है कितना बनाया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा 90 करोड़ खातों का। कितना? आभा जो है 90 करोड़ खातों का रिकॉर्ड बनाया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड सामने आ गया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो आप कहेंगे महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। अप्रोक्स जो है आपकी आधी 50% आपकी कहेंगे आबादी केवल महिलाओं की है देखने को मिलेगी। मई 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? आप कहेंगे बेंगलुरु में। कहां पर आयोजन किया गया था? बेंगलुरु में आयोजन जो है किया गया था। आप कहेंगे यहां पर भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब अप्रैल 2026 में उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन नॉर्थ जोन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था? आपका ऑप्शन रहेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का जो सम्मेलन है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। उत्तर कृषि क्षेत्र सम्मेलन 26 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने किया था? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तर कृषि क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगामी जनगणना 2027 के लिए सरकार के द्वारा जारी राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर क्या है? तो जो आपकी जनगणना 2027 चल रही है इसके लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है। क्या नंबर है? 1855। क्या नंबर है? 1855 टोल फ्री नंबर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2026 में भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहां शुरू की गई? अल्काइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है कहां पर शुरू की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा जम्मू में। कहां पर की गई है? जम्मू में भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण को यूनिट का मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपका ऑप्शन रहेगा जम्मू क्षेत्र में। अप्रैल 2026 में भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय यात्रिक आधिकारिक यात्रा की है? तो किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहां की यात्रा की है? श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2026 में फेमिना मिस इंडिया 2026 में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? तो फेमिना मिस इंडिया 2026 में जो आयोजन है कहां पर हुआ था? आपका ऑप्शन रहेगा कहां पर हुआ था? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, मतलब कि उड़ीसा में किया गया था, रखना है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन आ जाए कि फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तब आप कहेंगे साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। किसने? साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब को जीता है। मार्च 2026 में दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दिल्ली लखपति बिटिया का जो योजना का शुभारंभ है, यह शुभारंभ की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 26 में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया हुआ है? आई थिंक ये तो क्वेश्चन बताने की बात ही नहीं है ना। ये बिहार राज्य के सीएम थे, 10वीं बार चुने गए थे और बिहार के सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और बिहार के वर्तमान में सम्राट चौधरी सीएम है। कौन है? सम्राट चौधरी सीएम है और ये बीजेपी से है, या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? गिलास ब्रिज की बात की जा रही है, उत्तर भारत का है और यह उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर भारत का है और उत्तर भारत का रोपड़ पंजाब में। कहां पर? रोपड़ पंजाब में उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज को बनाया जाएगा। रोपड़ पंजाब में बनने वाला उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज किस नदी के ऊपर बन रहा है? तो आप कहेंगे सतलज नदी के ऊपर बन रहा है। कौन सी? सतलज नदी के ऊपर बन रहा है। यहां पर आपका ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? आप सभी को पता होगा उड़ान योजना हवाई यात्रा से संबंधित है, लेकिन इसके तहत कितने हवाई अड्डों को विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो 100 हवाई अड्डों को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संशोधित उड़ान योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए का कुल परिव्यय को मंजूरी दे दी है? तो 28,840 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, क्योंकि इसमें आपके उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों को स्थापित भी किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे सफर तक सत्कार के प्रमुख हेड टू गवर्नमेंट को रहने का रिकॉर्ड किसके पीछे छोड़कर बनाया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर पवन कुमार चामलिंग। किसको? पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़कर बनाया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़कर बनाया है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन देश की सेवा इन्होंने की हुई है? तो आप कहेंगे 8,930 दिन। मतलब कि इन्होंने पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के सीएम के तौर पर 8,930 दिनों तक इन्होंने सीएम के पद पर जो है समाज की सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो लघु जल विद्युत विकास योजना। याद रखना है, जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना की कुल लागत कितनी अनुमानित है? तो लघु जल विद्युत विकास योजना की जो लागत है वो आपकी 2,585 करोड़ रुपए जो है लागत प्रस्तावित है। ऑप्शन यहाँ रखना है, लघु जल विद्युत विकास योजना की जो लागत है 2,585 करोड़ रुपए आपकी अप्रोक्स रखी गई। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अनुमति प्रदान की है? मतलब कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात किया है हरीश राणा के लिए प्रदान की गई है, क्योंकि लंबे समय से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लिखित रूप से इच्छा मृत्यु को प्रदान किया हुआ है। जनगणना 2027 के लिए घोषित महिला और पुरुष शुभंकर का नाम क्या है? जनगणना 2027 चल रही है, इसके लिए शुभंकर जारी किए गए हैं। शुभंकर प्रगति महिला के लिए है और विकास पुरुष के लिए शुभंकर है। जनगणना 2027 के लिए क्या रखना है? तो ये आ सकता है कि शुभंकर क्या है जनगणना 2027 के लिए? महिला प्रगति है और पुरुष विकास। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ फरवरी 26 में कहां हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहेगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। सहकारिता क्षेत्र की भारत टैक्सी सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन रहेगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। कौन सा है? केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका जो है भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया हुआ था। प्रमुख प्लास्टिक उद्योग प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो प्लास्ट इंडिया 2026 का जो उद्घाटन है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का जो आयोजन है प्लास्टिक उद्योग प्रदर्शनी के लिए किया गया है। प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम क्या थी? अगर थीम की बात की जाए तो आप कहेंगे भारत नेक्स्ट। क्या थी? भारत नेक्स्ट थीम थी प्लास्ट इंडिया 2026 की। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर चुने गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2026 में स्वीकृत बायोफार्मा शक्ति योजना कुल बजट कितना रखा गया है? बायोफार्मा शक्ति योजना का जो कुल बजट है 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कितना? 10,000 करोड़ रुपए को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोफार्मा शक्ति योजना को कुल कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया? बायोफार्मा शक्ति योजना को कितनी वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कितने? 5 वर्षों की अवधि के लिए। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात किया है खुमनाम खेमचंद सिंह। किसने? खुमनाम खेमचंद सिंह ने आपके मणिपुर के नए सीएम के तौर पर शपथ ली है। तो भाई क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे रहते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2026 में मणिपुर सरकार के गठन के समय कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी? तो मणिपुर में आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात की कितने? तो आप कहेंगे 2 लोगों ने शपथ ली थी, नेमचा किपगेन ने और लोसी दिखो ने। तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। तो मणिपुर के आपके सीएम की बात किया है तो खुमनाम खेमचंद सिंह है और नए आपके डिप्टी सीएम की बात किया तो नेमचा किपगेन और लोसी दिखो है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2026 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है? तो कौन सी की है? पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू इन्होंने जो है उपलब्धि हासिल कर ली है। किसके तहत? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत उपलब्धि हासिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू महाराष्ट्र के किस जिले में पूरा किया गया है? तो आप कहेंगे पालघर में। कहां पर किया गया है? पालघर में आपकी बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू पालघर जिले में जो है पूरा किया गया है। पालघर में निर्मित 1.48 किलोमीटर लंबी सुरंग किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में स्थित है? ऑप्शन रहेगा आपका विरार और बोईसर के बीच में स्थित है। विरार और बोईसर के बीच में स्थित है।
जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की बात की जा रही है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया था? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा जो है आपके AIPOC को सत्र का उद्घाटन किया गया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन की बात की जा रही है भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन जो है किया गया था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। ध्यान रखना है। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया हुआ है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 मूल सिद्धांत श्री सूतास पर आधारित है? तो आप कहेंगे किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन रहेगा पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, है ना, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस पर आधारित है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? तो वैचारिक ढांचे की बात की जा रही है 7 चक्र, द 7 चक्र नाम जो है दिए गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर किस नई खाद्य संवर्धन योजना को शुभारंभ किया हुआ है? तो आप कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर नई खाद्य, आपकी बात यह है, एक जनपद एक व्यंजन से उत्पाद का संबोधित किया है। एक जिला एक उत्पाद की बात नहीं की जा रही है, एक व्यंजन एक जनपद एक व्यंजन से जो है संबोधित किया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनपद एक व्यंजन योजना के द्वारा लखनऊ में किस औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत की है? ऑप्शन रहेगा सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 वर्ष 2000 क्वेश्चन नंबर 71 है कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपका कोई भी क्वेश्चन बता सकता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन राज्य स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? आप कहेंगे आयोजन जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में किया गया था। क्या चीज का? उत्तर प्रदेश दिवस जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में मनाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की उत्तर प्रदेश झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो आपकी गणतंत्र दिवस परेड में झांकी की विषय की बात की जा रही है। ऑप्शन कहेंगे क्या था? आप कहेंगे बुंदेलखंड की संस्कृति। ऐसा बुंदेलखंड की संस्कृति जो है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार विषय रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम थी वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। क्या थी? वंदे मातरम 150 वर्षों के साथ थीम थी। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो अटल पेंशन योजना को याद रखना है। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक के लिए जारी रहने की मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर अटल पेंशन योजना की बात की गई। 28 जनवरी 2026 को मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का कौन सा विमान बारामती दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था? तो आप कहेंगे लियरजेट 45 विमान था। किसका था? मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसका बारामती दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था। अब इसी बारामती दुर्घटना ग्रस्त में लियरजेट 45 विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो ऑप्शन कहेगा 5 लोग सवार थे। कितना? 5 लोग सवार थे, याद रखना है। ठीक है। इस दुर्घटना विमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे? तो किस राज्य के थे? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य के अजीत पवार मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और ये सवार थे, जो कि इनकी भी दुर्घटनाग्रस्त स्तर पर मृत्यु हो गई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए नए शुभंकर मैस्कॉट का आधिकारिक नाम क्या है? तो आधिकारिक नाम क्या है? उदय नाम से है ना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नए शुभंकर का नाम उदय रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिसंबर 2025 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर गवर्नमेंटल समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? तो 20वें सत्र की मेजबानी की बात की जा रही है, नई दिल्ली में की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की है? तो भारत की ओर से विशाल वी शर्मा के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इस यूनेस्को सत्र में भारत के किस प्रमुख त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है दीपावली त्योहार को
कौन से त्योहार को? दीपावली त्योहार को बहुत से लोग दिवाली भी कहते हैं। दिवाली त्योहार को, दीपावली त्योहार को लोग इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। दीपावली को शामिल करने के बाद अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की कुल कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो चुकी हैं? तो आप कहेंगे 16। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत की 16 विरासत जो है हो चुकी है। भारत ने 11 दिसंबर 2025 को अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन कहां पर किया था? आपका ऑप्शन रहेगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार पुलिस ने दिसंबर 2025 में किस विशेष दस्ते के गठन की मंजूरी दी है? तो आप कहेंगे अभ्या ब्रिगेड। अभ्या ब्रिगेड नाम से विशेष दस्ता है जो कि बिहार पुलिस के द्वारा गठन की मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि 4 से 5 दिसंबर 2025 में आयोजन कहां पर किया गया था? ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में। भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां पर संपन्न हुआ? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात की जा रही है, पंचकुला हरियाणा राज्य में आपका संपन्न हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात की जाए भारत के पंचकुला हरियाणा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 25 का मुख्य विषय मतलब कि थीम क्या है? तो आप कहेंगे विज्ञान से समृद्धि, है ना, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम है। विज्ञान समृद्धि की बात यहां पर की गई है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट CREA की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का है। 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के बावथराव में बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? बावथराव में बायो CNG और उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन की बात की जा रही है, आप कहेंगे अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। बायो CNG और जैव उर्वरक संयंत्र उद्घाटन गुजरात में किस स्थान पर किया गया है? तो गुजरात में बावथराव स्थान पर किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो कहां पर है बावथराव? ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। याद रखना है सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र में नए एक महीने में रिकॉर्ड कितने सौर पंप लगाए गए हैं? तो आप कहेंगे 45,911। 45,911 महाराष्ट्र में क्या लगाए गए? आप कहेंगे सिंचाई सौर पंप लगाए गए हैं 45,911 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहां पर संपन्न हुआ? तो आप कहेंगे देहरादून, उत्तराखंड राज्य में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 जो है संपन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहां पर हुआ? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो है आयोजन की बात की जा रही है नई दिल्ली में किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह वर्ष 2025 में आयोजित इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण बनाया गया? तो आप कहेंगे इस वर्ष का 5वां संस्करण जो है 5th वाला संस्करण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया? काशी तमिल संगम के आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में काशी तमिल संगमम जो आयोजन किया गया था। देश भर में सर @150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलक्ष्य में 150वीं जयंती में सर @150 यूनिटी मार्च जो है उद्घाटन किया गया था। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग के अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो आप सभी को याद रखना है 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, प्रेसिडेंट को। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस अवधि के लिए लागू की गई है? 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है आपकी बात किया वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए जारी की गई है या सौंपी गई है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के आपके कौन है अध्यक्ष हैं? आपके फाइनेंस कमीशन 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया जी हैं, याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगा लिया, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, देखते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को बिहार का मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
तो ली थी, है ना। तो नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? 10वीं बार ली थी। हालांकि इन्होंने इस्तीफा देने के बाद अब कैबिनेट में चले गए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। नवंबर 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो आप कहेंगे एक तो सम्राट चौधरी ने ली थी उस समय और विजय कुमार सिन्हा ने ली थी, लेकिन वर्तमान में सम्राट चौधरी जो है अब सीएम के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। वर्तमान 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। भारत ने किस बीमारी के इलाज के लिए अपनी पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी है भारत ने किस बीमारी के इलाज के लिए अपनी स्वदेशी रूप से शुरू की है? सिकल सेल रोग के लिए। कौन सी? सिकल सेल रोग के लिए क्रिस्पर जीन थेरेपी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 25 कहां पर आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 25 का जो आयोजन है किस उपलक्ष्य में किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था। ये ऑप्शन इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए सभा का 8वां सत्र कहां पर आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का जो है आपका इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आपका कहां पर गठबंधन किया गया? तो ऑप्शन रहेगा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए जिसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की थीम क्या थी? तो 8वें सत्र की थीम थी एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, है ना। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया था। आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो आदर्श युवा ग्राम सभा का शुभारंभ जो है न्यू दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल किन मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है? तो आप कहेंगे एक तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा एवं जनजाति कार्य मंत्रालय का द्वारा आदर्श युवा ग्राम मंत्रालय का संयुक्त प्रयास के तौर पर इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो 26,17,215 कितना है? 26,17,215 दीपक जलाकर जो है आपका एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और ये दीपोत्सव 2025 के अवसर पर। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ था जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सरयू नदी के तट पर किया गया था। वर्ष 2025 में अयोध्या में दीपोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 9वां संस्करण था। कौन सा था? 9वां संस्करण था। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे की परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का पहला सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो आप कहेंगे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसे भारत का पहला सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन चुका है? तो पटना में जब मेट्रो की शुरुआत हुई और उसके बाद ही बिहार जो है 12वें राज्य के रूप में मेट्रो का कार्य के लिए जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन मंजूरी दी गई, यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो दलहन आत्मनिर्भरता जो मिशन को मंजूरी दी गई है यह मिशन कब से कब तक चलेगा? आप कहेंगे वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए चलाया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान किया गया है? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए कितने निवेश का प्रावधान है? आपका ऑप्शन रहेगा 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1 अक्टूबर 2025 को माई भारत क्या है? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। माई भारत एप्लीकेशन शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। अब आता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऐसा कौन सा रेलवे लाइन होगा जिसे दोहरीकरण की मंजूरी मिल गई है? तो बख्तियारपुर राजगीर तलैया आपका एक रेलवे लाइन है जिसे दोहरीकरण की मंजूरी यहाँ पर आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेलवे लाइन खंड कुल कितनी लंबाई है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 104 किलोमीटर की लंबाई है जिसका दोहरीकरण किया जाएगा। बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेल परियोजना कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,192 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि है। अब ये बीपीएससी एग्जाम आ रहा है तो हो सकता है इन तीनों में से एक या दो क्वेश्चन बन जाए।
बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेल मार्ग बिहार में कितने प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर राजगीर, राजगीर, नालंदा और पावापुरी, ये तीनों आपके धार्मिक ऐसे स्थल हैं जो बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेलवे लाइन एक दूसरे को जोड़ता है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। सितंबर 2025 में भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की स्थायी सूची में धरोहर में शामिल किया गया है? तो भारत ने कितने प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? आप कहेंगे 7 स्थलों को भारत की अस्थायी सूची में शामिल यहां पर कर लिया गया है। 7 नए स्थल जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को पर विचाराधीन कुल कितने स्थल हो चुकी हैं? 69। अभी तक अब यूनेस्को के पास 69 ऐसे हैं जो विचाराधीन टेंटिव लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर किस राज्य का स्थल है? तो आप कहेंगे दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। आप सभी को पता होगा डेक्कन जो ट्रेस है वो और पंचगनी महाबलेश्वर उसी के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र राज्य में अभी अस्थायी सूची में डाले गए हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल मेघालय योगी की गुफाएं किस राज्य में संबंधित हैं? तो मेघालय योगी की गुफाओं की बात की जा रही है तो बिना टिक लगाए सोचने वाला ही है कि मेघालय राज्य में ही स्थित है। कहां पर है? मेघालय राज्य में ही स्थित है। नागालैंड को कौन सा स्थल सितंबर 25 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड का नागा हिल, कौन सा है? नागा हिल ऑफ्यूलाइट, नागा हिल ऑफ्यूलाइट है और यह यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। केरल का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? अपनी अनूठी तटीय चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? प्राकृतिक धरोहर है। कौन सी प्राकृतिक धरोहर है? वर्कला, प्राकृतिक धरोहर वर्कला है और ये कहां का है? केरल का है, जैसे अस्थायी सूची में इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया? पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के शहर धार में। धार के बात की जा रही है शहर में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला स्वास्थ्य आकार का कमल उद्यान कहां पर उद्घाटित किया गया? स्वास्थ्य आकार का, स्वास्थ्य समझते होगे ना, इस तरीके से स्वास्थ्य आकार का बात की जा रही है। कमल उद्यान जो है कहां पर उद्घाटित किया गया है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य कमल आकार का उद्यान है, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। लखनऊ में स्वास्थ्य आकार के कमल उद्घाटन केंद्रीय उद्यान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसकी उपस्थिति में किया था? तो योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है। लखनऊ स्थित स्वास्थ्य कमल उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन आ सकता है। 930 वर्ग किलोमीटर में, कितना? 930 स्क्वायर मीटर में है, 930 वर्ग मीटर में स्वास्थ्य कमल चिन्ह का उद्यान है, जो कि लखनऊ में स्थित है, या रखना है। 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ 12 सितंबर 2025 को ली है। सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, तो ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को कुल कितने वोट मिले हैं? तो आप कहेंगे 452। कितना? 452। 452 वोट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को मिले हुए थे। उपराष्ट्रपति 2024 में सीपी राधाकृष्णन के प्रतिद्वंदी मतलब कि अपोजिशन या कंपटीटर में कौन खड़े थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा वी सुदर्शन रेड्डी। वी सुदर्शन रेड्डी की बात की आपके सीपी राधाकृष्णन के कंपटीटर की श्रेणी में खड़े हुए थे। ठीक है, वी सुदर्शन रेड्डी थे। अब बात की जाए कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम की बात की जाए, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जो है आपके सीपी राधाकृष्णन का नाम पूर्ण फॉर्म है। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर ये चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन ने किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ऑप्शन रहेगा झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्यों के आप राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने किसी केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अभी हमने बताया आपको कहाँ के रह चुके हैं, पांडुचेरी के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ की विकास यात्राओं का लोकार्पण शिलान्यास किया हुआ है? तो आप कहेंगे कहां पर किया है? तो बिहार में पूर्णिया में। कहां पर किया गया? बिहार के पूर्णिया शहर में 40,000 करोड़ रुपए की क्या किया गया है? आप कहेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया बिहार के किस नए बोर्ड के शुभारंभ करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है आपके बिहार में बनाया जाने की बात की गई है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 90%। लगभग 90% जो योगदान है
पूरे देश में मखाना उत्पादन में केवल बिहार का योगदान है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के न्यू सिविल एनक्लेव के नए ढांचे का उद्घाटन किया हुआ है, तो ऑप्शन रहेगा अंतरिम टर्मिनल भवन। ऐसे नाम का अंतरिम टर्मिनल भवन का नाम से उद्घाटन जो है किया हुआ है। न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के पीन पैंती में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किस जिले में किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो आपका मेगा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है वो आपका कौन सा है? भागलपुर में किया गया है। और भागलपुर में भी ये कहां पर है? पीरपैंती में है। भागलपुर में भी पीरपैंती में है। अब बहुत सारे लोगों के नाम में ही छुपा था वैसे जो क्वेश्चन में ही कहां पर, बस शहर का जिले का नाम याद होना चाहिए था। भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाली ताप विद्युत परियोजना की किस आधुनिक तकनीक पर आधारित है? तो यह जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर आधारित है। यह क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हो सकता है आ जाए। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने बिहार में किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रख दी है? तो आप कहेंगे कोसी मैंचीरी इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की आधारशिला रख दी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किसे? नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की परियोजना कर दी है। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 2680 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। नेक्स्ट आता है, कोसी मेची लिंक परियोजना के तहत जल निकासी क्षमता को 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर कितना तय कर दिया गया है? 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आप कहेंगे 20,000 क्यूसेक कर दिया गया है। कितना? 20,000, 15,000 से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक जो है कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटरिया के किस बीच अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो विक्रमशिला कटरिया के बीच में अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है। किस चीज के लिए? आप कहेंगे रेल लाइन के लिए आधारशिला रखी है। सी ऑप्शन करेक्ट। किसके लिए? रेल लाइन के लिए आधारशिला रखी है। विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी बताई जा रही है? 2117 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2170 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले किस अवसंरचना उद्घाटन किया हुआ है? नई रेल लाइन का उद्घाटन किया हुआ है। कौन सी? नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड के किन दो जिलों के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो गया है? अब सीधा संपर्क जो है अररिया और किशनगंज जिले के बीच में हो चुका है इस रेल लाइन के बनने से। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, अररिया और किशनगंज के बीच में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस मार्ग पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई झंडी दिखाई गई? जोगबनी दानापुर के बीच में। बिहार के जोगबनी से दानापुर के बीच में हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई गई है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा क्या है? सेक्स सॉल्टेड सीमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा बिहार के पूर्णिया शहर में किया गया है। टैक्स सोर्टेड सीमेंट सुविधा जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में पहली कहां पर खोली गई है? पूर्णिया बिहार में खोली गई है। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पूर्णिया की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा प्रतिवर्ष कुल कितनी खुराक मतलब डोज उत्पादन करने में सक्षम है? तो 5 लाख डोज को एक वर्ष में बनाने के लिए बात सामने आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम जो है किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NACAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसने प्राप्त किया था? इंदौर ने 200 में 200 अंक प्राप्त किए हैं और कई सालों से आप उपलब्ध यह अंक कर रहा है। इंदौर की किस पर्यावरणीय अनुकूल उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे एक वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि को पर्यावरण अनुकूल उपलब्धि में इंदौर की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में दूसरा स्थान किस शहर को है? पहला स्थान तो बताया हमने आपको इंदौर को है, दूसरा स्थान किसको मिला है? आप कहेंगे जबलपुर को मिला है, जिसमें से 200 में 199 अंक प्राप्त हुए। तो जबलपुर भी आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो पहला और दूसरा स्थान आपके मध्य प्रदेश के ही शहरों को मिला हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 25 की मिलियन प्लस श्रेणी में किन दो शहरों को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है? तो संयुक्त रूप से बात की जा रही है तो आगरा और सूरत को 200 में 196 अंक प्राप्त हुए हैं। संयुक्त रूप से इन दोनों को तीसरा अंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 25 की 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में अमरावती को बात किया है, 200 में 200 अंक प्राप्त हुए। अगर 10 लाख से प्लस की बात की जाती तो इंदौर था, 3 से 10 लाख के बीच में बात किया तो अमरावती को पहला स्थान प्राप्त है 200 से 200। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन से दो शहर हैं? तो आप कहेंगे एक आपका झांसी है, दूसरा आपका मुरादाबाद है। कौन सा है? झांसी और मुरादाबाद है। इन दोनों को 3 से 10 लाख की आबादी में आप कहेंगे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त रूप से 200 में से 198.5 अंक प्राप्त हुए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 25 की 3 से 10 लाख की श्रेणी में तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान आपके अलवर को प्राप्त हुआ है, जिसे 200 में से 197.6 अंक प्राप्त हुए, अलवर को प्राप्त हुए। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो आपकी बात किया तो मध्य प्रदेश के देवास को ही 200 में 193 अंक मिले हैं। ये आपके 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी की यहाँ पर बात की गई है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे मिजोरम के आइजोल में 9000 करोड़ से अधिक का विकास कार्य है वो उद्घाटन किया गया। आइजोल मिजोरम में 8070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नई ऐतिहासिक रेल लाइन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे कहां पर किया गया? आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर बेरावी सिरांग रेल लाइन में किया गया। कौन सा? बेरावी सिरांग रेल लाइन में किया गया है। कहां पर है? मिजोरम राज्य में है। कहां पर है? मिजोरम राज्य में स्थित है। आइजोल की पहली और बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने की ऐतिहासिक अवसर पर कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 3 भारतीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश में टॉप पर है? तो IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास जो है टॉप पर बना हुआ है। IIT मद्रास ने NIRF की रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों से शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों से लगातार ये टॉप स्थान पर अपना रखे हुए है। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी। PM विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आप कहेंगे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी? 15,000 राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी, जो कि 2 किस्तों में दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को पूरा कर लेंगे। 2035 तक की बात की गई है। भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद 30 जुलाई 2025 को भारत वापस लाया गया है? तो कितने वर्षों के बाद 30 जुलाई 2025 को भारत से वापस लाया गया? 127 वर्षों के बाद बात की जा रही है। पिपरहवा निवासियों को भारत वापस लाया गया 127 वर्षों के बाद। आप रखना है ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐतिहासिक पिपरहवा निवासियों की खोज ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन कहेंगे 1898 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। पिपरहवा स्तूप जो है भगवान बुद्ध की निशानियां खोजी गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिद्धार्थ नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पिपरहवा स्तूप की निशानियों को खोजा गया था। खोजी गई पिपरहवा निशानियां बुद्ध काल के किस प्राचीन शहर या साम्राज्य से संबंधित हैं? तो कपिलवस्तु संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2025 में भारत का पहला हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने वाला MBBS कॉलेज कहां पर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई हो सके इसके लिए कॉलेज किस राज्य में बनाया गया है? तो आप कहेंगे जबलपुर में बनाया गया। और जबलपुर कहां है? मध्य प्रदेश राज्य में है। जबलपुर में एक ऐसा कॉलेज जहां पर हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई की जा सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में
पुरस्कारों में सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख से प्लस आबादी में पहले 2 स्थानों कौन से शहर शामिल किया गया है? इंदौर एवं सूरत को। किसको? इंदौर एवं सूरत को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की सुपर स्वच्छ लीग ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो आप कहेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किस शहर का सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है? तो प्रयागराज को। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब मिला है। और किसके लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में। जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को, है ना। मराठा के जो आपके मिलिट्री लैंडस्केप्स थे उसको आपकी यूनेस्को की आधारिक रूप से भारतीय परिसंपत्तियों में शामिल जो है किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य को कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कुल कितने किले हैं? फोर्ट को शामिल किया गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 किलों को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत आने वाले 12 ऐतिहासिक किले जो है मुख्य रूप से किन 2 राज्यों में हैं? तो आपका इनमें से एक तो 2 राज्य हैं, एक तो महाराष्ट्र राज्य है, दूसरा तमिलनाडु राज्य है, जहां पर मराठा परिदृश्य के 12 किले हैं दोनों भी जगह, और ये आपके यूनेस्को में शामिल किए गए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई तलाश का पहल का उद्देश्य किन छात्रों में मदद करता है? तलाश की बात किया है तो आपके एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल की शुरुआत जो है आपकी की गई है। जनजातीय छात्रों के विकास के लिए शुरू की गई तलाश का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएंगे। तलाश का पूर्ण रूप क्या है मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 जुलाई 2025 को विकसित की गई किसकी 125वीं जयंती के प्रारंभिक कार्यक्रमों में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो 125वीं जयंती के प्रारंभिक कार्यक्रम में डाक टिकट जारी किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में डाक टिकट को जारी किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर जारी डाक टिकट को किसने डिजाइन किया था? तो आप कहेंगे नैनू गुप्ता के द्वारा आपके डिजाइन को बनाया गया था। बिहार सरकार ने 8 जुलाई 2025 को राज्य के इतिहास में पहली बार किस विशेष आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है? तो बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी मिली है, और इतिहास में राज्य में पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार की नई नीति के अनुसार सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा गया है? तो 35% आरक्षण महिलाओं को हॉरिजॉन्टल जो है दिया जाएगा। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रिया से जोड़ना है, और यह पहल कब से शुरुआत की गई है? तो आप कहेंगे 30 अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत को किया गया था। बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तलैया रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत कार्यरत है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना उद्घाटन अक्टूबर 2025 में राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। तो आप कहेंगे कहां की है? महाराष्ट्र राज्य की। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही नाम लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र राज्य की पहल है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? तो आर्टिकल 280 के तहत, है ना, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत के सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का होने वाली संस्था वो CRA पूर्ण रूप क्या है? तो आपकी CRE ने बात की जा रही है गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो है आपके CREA का फुल फॉर्म है। बिहार के किस जिले में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड मखाना किसानों को वैश्विक बाजार प्रदान करेगा? आप कहेंगे पूर्णिया को। किस जिले में है? पूर्णिया को प्रदान जो है करेगा। तो हमने यहाँ पर अपने कितने क्वेश्चनों को लगा लिया है? 200 क्वेश्चनों को लगाया है। और 200 क्वेश्चन किसके लगाए हैं? घटना चक्र के नेशनल करंट अफेयर्स को लगाया है। नेशनल MCQ किसके लगाए हैं? घटना चक्र के लगाई है, जो आपके किसके हैं? आंख वाले, आई दृष्टि वाले हैं। आंख वाली जो आपकी आती है उससे है संबंधित ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आपके बात कर लेते हैं किसके? बात करेंगे इंटरनेशनल घटना चक्र के करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आज इस बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।